नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे भाई, एक प्यारी सी क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं और बढ़िया तरीके से हम चीज़ों में आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को सीखेंगे। तो आज हम लोग अपने एडवर्ब चैप्टर का एक लास्ट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। इसके बाद ये चैप्टर अपना जो है वो खत्म हो जाएगा और हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि अपने आप में होगा टेंस। तो एडवर्ब चैप्टर के अंदर जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है वो है इन्वर्जन का। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो इन्वर्जन होता है वो क्या होता है और कैसे काम करता है, उसको हम क्यों यूज करते हैं, सारी बातें हम लोग करेंगे। तो आज हमारा जो कॉन्सेप्ट रहने वाला है वो इन्वर्जन का रहने वाला है। इन्वर्जन, ठीक है भाई। सबसे पहले आप ये बात समझने की कोशिश कीजिए, जो इन्वर्जन होता है वो क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता देता हूं। देखो, इन्वर्जन का मतलब होता है चीजों को इन्वर्ट कर देना। इन्वर्ट करने का मतलब होता है चीजों को पलट देना। अब पलटा कैसे जाता है? जैसे आप नॉर्मली ये जानते हो, जो असर्टिव स्टेटमेंट होती है उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम इसमें इन्वर्जन अप्लाई करेंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा सा बदल जाएगा। यानी सब्जेक्ट आपका बाद में चला जाएगा और वर्ब पहले आ जाएगी। यानी आपका जो इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर होता है असर्टिव स्टेटमेंट के लिए, हम उसको फॉलो कर देते हैं और वही कहलाता है इन्वर्जन। ठीक है ना? तो मेरी बात आपको समझ में आई कि इन्वर्जन के अंदर हम कुछ नहीं करते, जो हमारी असर्टिव स्टेटमेंट होती है उसको इंट्रोगेटिव में चेंज कर देते हैं और जो इंट्रोगेटिव वाली स्टेटमेंट होती है उसको असर्टिव में बदल देते हैं। इसी से हमारा इन्वर्जन बनता है। और इन्वर्जन का जो हम यूज करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। हम अपनी स्टेटमेंट को एम्फसाइज करने के लिए इसको यूज करते हैं। यानी इससे ना बात पे जो हमारी जोर पड़ जाता है एक। तो अगर हम बात करें इन्वर्जन, कोई पूछ ले क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं इट इज यूज्ड टू emphasizing a statement। यानी ये हमें क्या करता है, कोई स्टेटमेंट वगैरह देखी दे रखी होगी तो उसको एम्फेसाइज करने का काम करता है आपका इन्वर्जन। अब इसको कैसे अप्लाई करते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप नॉर्मली मान के चलो, मैंने यहां पे एक आपका जनरल स्टेटमेंट लिखी, सब्जेक्ट और आपका वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट। ये मैंने एक आपके सामने जनरल स्टेटमेंट लिख दी। ये जनरल स्टेटमेंट आप जान रहे हो कि ये आपकी किस सेंटेंस में दे रखी है, असर्टिव में दे रखी है अभी ये। ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसमें इन्वर्जन अप्लाई करूंगा, ये वर्ब अपने आप में दो पार्ट में बढ़ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। क्योंकि मैंने कहा कि जर्नल स्टेटमेंट जो होती है वो तो असर्टिव में होती है, लेकिन जब आप उसको इन्वर्जन में लिखोगे, ध्यान से मेरी बात समझना, जब आप उसको इन्वर्जन में लिखोगे तो वो अपने आप में चेंज होकर किस में आ जाएगी, इंट्रोगेटिव उसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। काम इंट्रोगेटिव का नहीं करेगी, बस उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो इंट्रोगेटिव वाला फॉलो होगा। कैसे, देखो। अब इस वर्ब में आप अच्छी तरीके से समझते हो, जब हम इंट्रोगेटिव में लिखेंगे तो दो पार्ट होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब वाला और एक मेन वर्ब वाला। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको मेन वर्ब लिखनी पड़ेगी और फिर आपको लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। ये आपका होता है। लेकिन हाँ, ये चीज ध्यान रखना, लास्ट में दोनों में ही फुल स्टॉप आएगा। अगर यहां पे आपको ये लगा के दे दिया तो भाई गलत हो जाएगी, तो इन्वर्जन नहीं माना जाएगा। इन्वर्जन बनेगा फुल स्टॉप से, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो इन्वर्जन में आप ये तो समझ गए कि इन्वर्जन हम कैसे बनाएंगे। भाई जर्नल स्टेटमेंट होगी, असर्टिव में लिखी हुई होगी नॉर्मली, लेकिन अगर उसका इन्वर्जन बनाना होगा तो बस कुछ नहीं करना है, उसको इंट्रोगेटिव वे में लिख देना है। यानी पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। अब आपके दिमाग में ये चीज क्लियर होगी। दो पॉइंट यहां से आपके माइंड में क्लियर हुए। पहला पॉइंट कि इन्वर्जन क्या होता है, तो वो मैंने आपको बताया कि इसको किसी स्टेटमेंट को एम्फसाइज करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मान लो हमें नॉर्मल कोई बात कहनी थी, हमने उसको बोल देंगे असर्टिव में, लेकिन अगर उसको एम्फसाइज करके बोलना है तो भाई उसको हमें किस में लिखना पड़ेगा, इन्वर्जन में लिखना पड़ेगा। फिर मैंने आपको बताया कि इन्वर्जन बनाते कैसे हैं।
तो भाई इन्वर्जन बनाने के लिए आप समझो जर्नल स्टेटमेंट तो आपकी असर्टिव में होगी, और उसको अगर इन्वर्जन में कंप्लीट करना है तो बस कुछ मत करना, उस असर्टिव स्टेटमेंट को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर देना। अब आप इंट्रोगेटिव में कैसे कन्वर्ट करते हो वो देखो यहां पे लिखा हुआ है। भाई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपका असर्टिव का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जब आप इसको इन्वर्जन बनाओगे तो इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करोगे, और उसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी होगी, फिर सब्जेक्ट लिखना होगा और फिर मेन वर्ब लिखनी होगी। बात खत्म, ये होता है आपका इन्वर्जन। अब यहां से हमारा वो पॉइंट शुरू होता है कि सर इन्वर्जन कहां अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई करेंगे, वो कैसे हमें पता चलेगा, तो उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। ये तो बेसिक पॉइंट था इन्वर्जन के बारे में, जो ये दो बातें मैंने लिखी हैं। एक तो यहां पे मैंने आपको बताया है कि आप इसको बनाएंगे कैसे, यानी यहां पे मैंने इसको बनाना बताया है आपको, और वहां मैंने आपको बताया कि इन्वर्जन होता क्या है। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो इन्वर्जन होता है वो यूज कैसे होता है। ठीक है भाई, सॉरी एक मिनट दीजिए। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं, यानी कि अब इसके अंदर हम जो पॉइंट सीखते हुए चलेंगे वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो वो आपको समझने हैं। ठीक है जी, चलिए। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पे कुछ एक पॉइंट बताने जा रहा हूं जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको ध्यान रखना है। ये पहला कॉन्सेप्ट रहने वाला है आपके इन्वर्जन के अंदर, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं जो आपकी निगेटिव एडवर्ब्स होती हैं। निगेटिव एडवर्ब्स, उनके साथ इन्वर्जन आता है। लेकिन आप मेरी बात को यहां पे थोड़ा सा ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये जो मैंने लाइन लिखी है कि निगेटिव एडवर्ब्स जो होती हैं उनके साथ इन्वर्जन आता है, लेकिन क्या हमेशा आएगा? तो ये पॉइंट मैं आपका थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। भाई मेरी बात को ध्यान से समझना, जो आपकी निगेटिव एडवर्ब्स होती है इसकी सेंटेंस में दो पोजीशन हो सकती हैं। यानी पहली अगर मैं पोजीशन की बात करूं, तो अगर आपकी निगेटिव एडवर्ब जो है, ध्यान से मेरी बात समझना, जो आपकी निगेटिव एडवर्ब है अगर ये स्टेटमेंट के बिल्कुल शुरू में दे रखी है, ध्यान से मेरी बात समझना, जो आपकी निगेटिव एडवर्ब है ये अगर सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में दे रखी है तो मेरे भाई आपको इन्वर्जन अप्लाई करना पड़ेगा। यानी निगेटिव एडवर्ब अगर यहां दे रखी होगी तो आप इसमें जो स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे वो पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर मेरे भाई सब्जेक्ट लिखेंगे, और फिर आप लिखेंगे मेन वर्ब, और फिर आगे जो चीजें होंगी वो, और लास्ट में तो आपको पता है फुल स्टॉप आना है। तो यहां से आपको क्या समझ में आया कि आपकी अगर निगेटिव एडवर्ब बिल्कुल शुरू में दे रखी है स्टेटमेंट के, तो याद रखना है कि वहां पे इन्वर्जन अप्लाई होगा। लेकिन अगर यहीं पे मान लो एक कंडीशन ये भी बनती है कि आपकी निगेटिव एडवर्ब जो दे रखी है ना, वो कई बार क्या होगा कि स्टेटमेंट के बीच में आ जाएगी, स्टेटमेंट के बीच में। तो अगर निगेटिव एडवर्ब स्टेटमेंट के बीच में कभी आती है तो मेरे भाई फिर इन्वर्जन अप्लाई नहीं होगा, फिर आप उसको जनरल वे में लिखेंगे। यानी फिर आपको लिखना होगा सब्जेक्ट, फिर आपको लिखना होगा वर्ब, और फिर जो आपकी एडवर्ब वगैरह होगी, और फिर आपको नॉर्मल ऑब्जेक्ट लिखना होगा। यानी आप यहां से ये समझिएगा, ये जी फॉर जनरल वे है और आई फॉर इन्वर्जन है। तो मैंने क्या कहा, अगर आपको बस यही तो डिफरेंस याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही डिफरेंस आपका डिफरेंस है कि अगर निगेटिव एडवर्ब बिल्कुल स्टेटमेंट के शुरू में आ गई तो इन्वर्जन अप्लाई करना है, लेकिन अगर स्टेटमेंट के कहीं बीच में आई तो इन्वर्जन अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये चीज समझ गए। अब आपके माइंड में आएगा भैया हमें बता तो दो कौन कौन सी निगेटिव एडवर्ब्स होती हैं, तो याद करो आपको कल भी लिखाई थी, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। तो मेरे भाई समझना, जो हमारे पास निगेटिव एडवर्ब्स होती हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो जैसे आपका हार्डली हो गया, ठीक है, ऐसी अगर हम बात करें वियरली हो गया, ऐसी अगर हम बात करें रेयरली हो गया, ऐसी अगर हम बात करें स्कार्सली हो गया, ठीक है, ऐसी अगर हम बात करें सेलेडम हो गया, ठीक है, और जो भी आपकी निगेटिव होती है वो सारी की सारी आप यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें नो सूनर हो गया, ठीक है, नो सूनर हो गया। तो ये जो मैंने आपके सामने लिखी है मेरे भाई, ये सारी की सारी अपने आप में क्या है, निगेटिव एडवर्ब्स हैं। तो कभी भी ये सेंटेंस में अगर यूज हो रही होंगी तो बस आपको ये देखना है कि इनकी जगह कौन सी है। अगर ये आपकी स्टेटमेंट के बीच में यूज हो रही हो
तब तो नॉर्मल है, तब तो जर्नल स्टेटमेंट फॉलो करनी है आपको। आपको उसका नॉर्मल वाला जो बेसिक वाला स्ट्रक्चर होता है जर्नल वाला, उसको फॉलो करना है। लेकिन अगर ये शुरू में आ गई तो भाई फिर इन्वर्जन अप्लाई होगा, ये बात तय है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैंने यहां पे कुछ लिख भी दी हैं, तो आप इनका ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। ये आपको मोस्ट ऑफ केस में आप नोटिस करना, इसमें एक ऐसी एडवर्ब भी दे रखी है नेगेटिव एडवर्ब, जो कि आपकी मोस्ट ऑफ केसेस में सेंटेंस के शुरू में यूज होगी, ये नो सूनर। और इसके साथ जब ये सेंटेंस के शुरू में यूज होती है तो हमेशा इसके साथ इन्वर्जन अप्लाई होगा। एग्जामिनर यहां गड़बड़ करके देता है, वो इन्वर्जन नहीं लगाता इसके साथ, और बच्चा ध्यान से देता नहीं है, फिर गड़बड़ कर देता है क्वेश्चन। तो आपको याद क्या रखना है कि छोटा सा पॉइंट बस याद रखना है कि अगर इनमें से कोई भी एडवर्ब आपकी शुरू में आ गई स्टेटमेंट के, तो भाई इन्वर्जन अप्लाई होगा। सिंपल है ना, बता दो जरा, समझ में आ गई बात? तो आई होप कि आप ये पॉइंट्स अपने माइंड में रख पाएंगे। और भाई अब मैं आपको जरा कुछ क्वेश्चंस बता देता हूं कि कैसे इन्वर्जन अप्लाई होता है, ठीक है ना? और मैं आपको कुछ पॉइंट भी बताऊंगा, उनको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई? चलिए, तो अब आपको एग्जांपल करा देते हैं जरा इसके कि कैसे इन्वर्जन अप्लाई होता है। मैं इसको थोड़ा सा इरेज करूंगा क्योंकि आएगा नहीं वरना ये, ठीक है? तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको ये पॉइंट्स वगैरह सब दिखें अच्छे से। अब हम एग्जांपल्स की बात करते हैं कि कैसे इन्वर्जन अप्लाई होता है। आप दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से देखना, बिल्कुल ठीक है, ध्यान से देखना। मैं यहां पे एग्जांपल लेने जा रहा हूं, आप उसको देखना ध्यान से और समझने की कोशिश करना और डिफरेंस भी करना आप, ठीक है? चलो पहला एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा, रोहित seldom eat, कभी कभार खाता है, तो एट ना लिख के हम ये लिख देते हैं ईट्स, वो ज्यादा बेटर है। हम इसको प्रेजेंट में लिखते हैं थोड़ा सा, ईट्स एप्पल। अब इस क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने लिखा है रोहित सेल्डम ईट एप्पल्स, यानी जो सेब है भाई वो कभी कभार ही खाता है, ठीक है? ऐसे करके मैंने इसको लिख रखा है। तो आपको ये चीज नोटिस करनी है कि यहां पर क्या क्या चीजें दे रखी हैं। तो आप एक चीज नोटिस करो, रोहित आपका जो दे रखा है वो सब्जेक्ट है, सेल्डम आपकी एक एडवर्ब है, ईट्स आपकी मेरे भाई वर्ब है और इकलौती वर्ब है, तो ये कौन सी वर्ब हो जाएगी? मेन वर्ब हो जाएगी। और एप्पल इस वर्ब के लिए किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है भाई? तो ये कुल मिला के लेखा जोखा है हमारे पास। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये जो सेल्डम आपकी एडवर्ब है ये किस टाइप की एडवर्ब है? तो आप कहेंगे भैया जी ये तो निगेटिव एडवर्ब है। और आपको क्या बताया था? निगेटिव एडवर्ब जैसे ही आपको दिखे तुरंत आपको यह समझना है कि उसकी पोजीशन क्या है। अब आप नोटिस करो, ये जो निगेटिव एडवर्ब दे रखी है ये अभी स्टेटमेंट के बीच में दे रखी है, और अगर ये बीच में दे रखी है तो मेरे भाई दिया गया स्ट्रक्चर अपने आप में बिल्कुल ठीक है। यानी ये जो स्ट्रक्चर आपको दे रखा है ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि निगेटिव स्टेटमेंट जो अभी जो हमारी ये निगेटिव एडवर्ब दे रखी है सेल्डम, ये आपकी स्टेटमेंट के बीच में है, और बीच में होगी तो कोई इन्वर्जन अप्लाई नहीं होगा। आप जर्नल स्टेटमेंट की तरह उसको लिखेंगे और वो ठीक माना जाएगा। यानी ये तो नॉर्मल वे हो गया आपका। लेकिन अगर मान लो इसी बात को मुझे जोर देकर कहना है कि भाई जो रोहित है ना वो कभी कभार सेब खाता है, कभी कभार ही खाता है, हमेशा नहीं खाता, कभी कभार ही खाता है, तो अगर इसको मुझे जोर देकर कहना है तो इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसे भी कह सकता हूं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? ये जो निगेटिव एडवर्ब है अगर मैं इसे शुरू में लिख दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं ना। चलो लिखते हैं शुरू में। जैसे ही मैं यहां पे इसको शुरू में लिखूंगा, ये मैंने सेल्डम लिखा, अब मैंने इसको शुरू में लिख दिया। शुरू में लिखते ही क्या आप मुझे बताओ दूसरी बारी आपको स्टेटमेंट क्लियर हो रही है? आप तुरंत समझ गए कि भाई अब तो आपने नेगेटिव स्टेटमेंट पहले रख दी, लेकिन एग्जामिनर गड़बड़ ये करेगा, सेल्डम लिखने के बाद भी वो ऐसे लिख के देगा आपको, रोहित ईट्स एप्पल्स। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं क्या ये ठीक है अभी? रोहित ईट सेल्डम, रोहित ईट्स एप्पल, क्या ये ठीक है अभी भी? तो आप कहेंगे नहीं भैया जी ये गलत हो गया, क्योंकि आपने हमें बताया था अगर निगेटिव एडवर्ब स्टेटमेंट के बीच में तब तो जनरल स्टेटमेंट फॉलो करेंगे, लेकिन अगर आपका निगेटिव एडवर्ब बिल्कुल सेंटेंस के अगर शुरू में आ गया, जैसे कि यहां पे ये दे रखा है, देखो सेल्डम जो है वो एक निगेटिव एडवर्ब है और ये बिल्कुल आपकी स्टेटमेंट के शुरू में दे रखी है, तो मैंने क्या कहा था?
अगर शुरू में दे रखी होगी तो इन्वर्जन अप्लाई करेंगे। तो मेरे भाई इसको इन्वर्जन में लिखना पड़ेगा। और मैंने कहा था कि जब जर्नल स्टेटमेंट को आप इन्वर्जन में लिखोगे तो वो आपको असर्टिव में दे रखी होगी। अगर असर्टिव में दे रखी हो तो इंट्रोगेटिव में लिख देना, और अगर इंट्रोगेटिव में दे रखी हो तो असर्टिव में लिख देना। अब यहां पे तो ये किस में है, तो आप देखो फुल स्टॉप लगा हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो असर्टिव है। अब आप इसको इंट्रोगेटिव में कर दो, तो इंट्रोगेटिव में करने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगी, बट यहां तो एक ही वर्ब है, तो ईट्स दे रखा है। अगर इसका मैं इंट्रोगेटिव वाला बनाऊं तो क्या डू और डज एंट्री ले लेंगे? बिल्कुल मेरे भाई, तो बस करा दो। अब ये फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगा हुआ है, यानी मुझे यहां पे डज हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। तो मैं लिखूंगा सेल्डम, सेल्डम ऐसे करके इसको ठीक करेंगे। देखो मैं लिखूंगा सेल्डम, फिर लिखेंगे डज, फिर लिखेंगे रोहित, और अब ईट्स नहीं लिखेंगे, एग्जामिनर गड़बड़ करता है ये, अब ईट लिखेंगे और फिर लिखेंगे एप्पल, और लास्ट में लगाएंगे फुल स्टॉप। अगर वो लगा दिया तब भी गलत हो जाएगा, तो फुल स्टॉप ही आएगा और ये आपकी स्टेटमेंट बनके तैयार होगी। अब ये तो नॉर्मल वाली स्टेटमेंट थी, जनरल वाली, लेकिन यहां पर जो ये स्टेटमेंट तैयार हुई ये इन्वर्जन वाली स्टेटमेंट है। अब दिमाग में एक चीज और आई होगी कि भैया जी क्या इन दोनों की मीनिंग में डिफरेंस हो गया? दोस्त मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, जो डिफरेंस है वो इनके जोड़ देने में है। ये वाली बात नॉर्मल थी कि भाई रोहित जो है वो कभी कभार ही एप्पल खाता है, लेकिन यहां पर मेरे भाई उसने जोर देकर बात को कहा, क्यों? क्योंकि इन्वर्जन अप्लाई हो गया, तो इन्वर्जन स्टेटमेंट को एम्फेसाइज कर देता है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो आप इसी तरीके से ध्यान रख पाएंगे क्या बातों को? बस कुछ नहीं करना है, निगेटिव एडवर्ब आपको दे रखी होगी तो बस उसको ये देखना है कि वो सेंटेंस के शुरू में है या मेरे भाई स्टेटमेंट के बीच में है। अगर स्टेटमेंट के बीच में होगी तो नॉर्मल रहने देना है, और अगर शुरू में दे रखी होगी तो भाई इन्वर्जन अप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया, इन चीजों को नोट डाउन कर लेना बढ़िया तरीके से और चीजों को समझ लेना। अब हम लोग चलते हैं आगे, और इसी प्रकार से अब आप चाहें इस पे जितनी भी प्रैक्टिस कर लें, लाइव क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, प्रैक्टिस कराते रहो, क्वेश्चन कराते रहो, लेकिन यहां पे मेरे भाई ये एक लेक्चर है, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपके सामने ये इन्वर्जन टॉपिक रख दूं, ठीक है? चलिए अब हम लोग और चीजों को सीखते हैं। ये मैंने पहला पॉइंट आपको बता दिया कि निगेटिव एडवर्ब के साथ इन्वर्जन अप्लाइड होता है। अब मैं दूसरा टॉपिक, वो दूसरा पॉइंट इसमें वो ऐड करने जा रहा हूं जो अपने आप में मेरे भाई सीधे सीधे एग्जाम में फंसता है और उससे क्वेश्चन एसएससी पूछती ही पूछती है। तो अब मैं दूसरा पॉइंट जो इसमें ऐड करने जा रहा हूं वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखो दूसरा पॉइंट जो है वो मैं आपको कुछ पेयर बताने वाला हूं, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। नेगेटिव एडवर्ब्स विद पेयर ऑफ कंजंक्शन। ठीक है, तो मैं यहां पे आपको कुछ पेयर बताने वाला हूं निगेटिव एडवर्ब के, जिनसे एसएससी जो है वो बार बार क्वेश्चन पूछती रहती है, तो आपको उनको ध्यान रखना है। तो जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे भाई कुछ होती हैं, जैसे आपकी एक तो नो सूनर से पूछता है, नो सूनर का पेयर पूछता है, और एक होता है मेरे भाई आपकी जो और बाकी बची हुई रह गई, जैसे हार्डली हो गया, ठीक है, रेयरली हो गया, बेयरली हो गया, ऐसे अगर हम बात करें स्कार्सली हो गया, ठीक है। तो बाकी जो भी बची हुई रह गई आपकी, ये सारी की सारी, और ये आपका नो सूनर अलग। तो इनकी खास बात ये होती है, कभी कभी क्या होता है कि ये ना दो अलग अलग स्टेटमेंट के लिए आ जाती हैं। जैसे अभी आप नोटिस कर पा रहे होगे, जब मैं इनको यूज कर रहा था तो एक ही स्टेटमेंट हम लोग देख रहे थे इन्वर्जन के अंदर, लेकिन कभी कभी एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी आ जाती हैं। तब भी आपको ध्यान रखना है, अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी आ जाएं तो जिस स्टेटमेंट के अंदर वो आपकी नेगेटिव एडवर्ब दे रखी होगी उसी को इन्वर्जन में लिखोगे, दूसरी वाली को छेड़छाड़ मत करना, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें, अब मैं आपको इनके पेयर बताता हूं। भाई देखो नो सूनर जो होता है, एग्जामिनर इसके साथ में चाहे आपको कुछ भी लगा के दे, आपको याद रखना है नो सूनर का जो पेयर होता है वो THAN देन के साथ होता है, बात खत्म। ये एकदम फिक्स बात है और आपका एक क्वेश्चन ये पक्का कराएगी, इतनी सी बात। तो आपको याद रखना है नो सूनर का जो पेयर होता है देन के साथ होता है। एग्जामिनर आपको ज्यादातर गलती कराने के लिए ये वाला देन रख के देगा, या हो सकता है आपको मेरे भाई कोई प्रैपो वगैरह लगा के दे दे, या कोई और कंजंक्शन आपको लगा के दे दे, ये भी हरकत कर सकता है। तो ये सारी चीजें जो है वो
गलत हो जाएंगी। केवल केवल आपको याद रखना है कि नो सूनर के साथ THAN वाले देन का पेयर बनता है। ठीक है, अच्छा इनकी बात कर लेते हैं। देखो हार्डली, वेयरली, रेयरली, स्कार्सली, इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो इसका जो पेयर बनता है इन सभी लोगों का, वो बनता है WHEN वाले वेन के साथ। ठीक है, वेन के साथ इसका पेयर बनता है या फिर बिफोर के साथ भी बनता है, बट आप मोस्ट ऑफ द केस में जो देखोगे वो ये देखोगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केस में, ये तो कभी कभार दिखता है लेकिन ये ज्यादा दिखता है आपको। तो याद रखना है आपको सीधे सीधे हार्डली, वेयरली, रेयरली, स्कार्सली, कोई भी आपकी इनमें से नेगेटिव एडवर्ब दिखेगी तो उसका जो पेयर बनेगा वो वेन के साथ बनेगा। बात खत्म, बहुत बढ़िया। लेकिन एग्जामिनर पता है इसके साथ क्या करता है? एग्जामिनर इसके साथ एक छेड़छाड़ करता है। मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन किस तरीके से बनाएगा। क्वेश्चन ये बनाएगा, वो नो सूनर के साथ लगा के देगा व्हेन, या फिर ये THEN वाला देन। ठीक है, और इनके साथ में हमेशा लगा के देता है ये वाला देन, या कभी कभी दैट भी लगा के दे देता है। तो वो सारी चीजें गलत हो जाएंगी। अगर आपको इनमें से कुछ भी दे रखा होगा तो भाई इनका सीधा सीधा पेयर याद रखना, नो सूनर के साथ THN वाले देन का, और हार्डली, वेयरली, रेयरली, स्कार्सली के साथ वेन का पेयर। बात खत्म, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इस पे बेस्ड अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो जितने चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, मैं यहां पे आपको एक दो क्वेश्चन भी करा देता हूं इस पे बेस्ड। ठीक है, ध्यान से देखिए, जैसे मैंने लिखा नो सूनर द क्लास